Hello, hello. Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Great. Face-to-face students, please be seated fast. Great. Left side, please be seated fast, beta jaldi. Left side, you need to be seated fast. अतुल, अभी डोर बंद कर दे बस. Okay. Good afternoon, everyone. I said good afternoon, everyone. अरे today is the first day. You guys are so sad already. इतना लंच किया क्या तुमने बहुत ज्यादा? See, एक तो ना we have a dangerous slot. For SM this slot is dangerous. After lunch I don't know what will happen. तुम लोग ऐसा देख रहे हो already. You have to be careful. You have to eat lunch in control. पूरा. चलिए, can we get started now? Great. Let me give you an overview of this subject called as strategic management, and then obviously what will be our approach, and then obviously we'll get started with the syllabus also. सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ FM एंड SM कंबाइंड इज 100 मार्क्स एंड ऑब्वियसली SM का वेटेज 50 मार्क का है. उसके अंदर भी क्लियर कट बाइफर्केशन है. MCQ इज गोइंग टू बी 15 मार्क्स एंड 35 मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव. यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट का कोई लॉजिक नहीं है जो ऑडिट में हुआ करता था. इट यूज टू बी देयर इन SM फॉर हार्डली 1 or 2 अटेम्प्ट्स. उन्होंने ट्रायल के लिए किया, उसके बाद बंद कर दिया. नाउ दिस सब्जेक्ट इफ यू आस्क मी इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट. मतलब टेक्निकल लैंग्वेज है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा. बहुत सारे बच्चों ने अगर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र बोर्ड में OCM पढ़ा होगा, CBSE के अंदर अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, मतलब एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज जो आपने पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत उससे इंटरलिंकेज फील होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग सब्जेक्ट जहां पे चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट का डिस्कशन होगा, आराम से स्ट्रीमलाइन तरीके से डिस्कशन होते जाएगा. बट इधर 2-3 चैलेंजेस हैं. चैलेंज नंबर 1, आप अगर नोटिस करेंगे जो SM का सिलेबस है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, यू विल गेट टू सी द बुक आल्सो. व्हेन यू कंपेयर विद अदर सब्जेक्ट्स इट इज हार्डली लाइक देयर इज एनीथिंग इन द बुक. दिस इज लाइक नॉट इवन 200 पेजेस बट दिस कवर्स एवरीथिंग. वो इस सब्जेक्ट में कंटेंट ही कम लिखा है एंड यू शुड बी थैंकफुल अबाउट इट. दिस इज लाइक मैनेजमेंट व्हाट दे हैव रिटन. अगर बहुत ज्यादा लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसको सेम इंटरप्रेट करके लिखना मुश्किल होते जाएगा. कंपेरेटिवली कंटेंट कम है बट एक डिसएडवांटेज है. इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट आप थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज विद टेक्निकल वर्ड्स मिक्स करके लिख सकते थे. इन SM उनके थोड़े एक्सपेक्टेशंस अलग हैं. अगर आपको सजेस्टेड आंसर्स वगैरह भी मैं दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कम लिखा है. आप कुछ भी अपने हिसाब से अलग लिखने का ट्राई करेंगे, इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा. तो इसीलिए यहां पे आपको
उनके लैंग्वेज के साथ में, ऑल्दो देयर लैंग्वेज इज नॉट वेरी टेक्निकल, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लोज टू देयर लैंग्वेज. एंड इट्स नॉट जस्ट द हेडिंग्स, मतलब हेडिंग्स याद करके लिख देना इज जस्ट वन थिंग, बट इनसाइड द हेडिंग द कंटेंट व्हाट वी विल डिस्कस, वो वाला पार्ट जो है ना हमें ट्राई करना पड़ेगा दैट वी शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू ICAI लैंग्वेज. बिकॉज यहां पे ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल चीजें हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी वर्ड क्या होता है, मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है, बहुत कॉमन टर्म्स है, आप सब लोगों ने सुना होगा. आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सुना है क्या, वो मार्केटिंग मिक्स कौन से पढ़ा होगा कभी तो जिंदगी में, 4 P's वगैरह पढ़ा है कैसा, बाद में 3 P's ऐड हो गया था ऐसा. सो कुछ कुछ चीजें आपको लगेगी नहीं, वो यहाँ पे सिर्फ लिटरली 2 लाइन है, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. बट मतलब I'm just trying to say few things you already know, but it will be difficult in what manner they are asking. तो यहाँ पे थोड़ा सा ICAI मॉड्यूल के करीब रहने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज टेक्निकल एस्पेक्ट कम है, इसीलिए हम बहुत जनरल आंसर लिख सकते हैं. वो एक हमारे लिए फेयर रहेगा जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमको अगर बिजनेस मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाने वाले, दैट मींस वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू बिजनेस. ऐसा कुछ नहीं है बॉस. दिस सब्जेक्ट इज रिटन टेक्निकली फ्रॉम अ कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करते हैं या कंपनी के अंदर कोई एक इन हाउस डिपार्टमेंट है जो कंपनी को गाइड करता है हाउ टू इंप्रूव बिजनेसेस एंड ऑल, थोड़ा सा कंसल्टिंग पर्सपेक्टिव से सिलेबस को लिखा हुआ है. मतलब उन्होंने क्या किया, एक बड़े बिजनेसेस के एग्जांपल लिए हैं, लेट्स से टाटा ग्रुप हो गया, आपका रिलायंस ग्रुप हो गया, जिनके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं. हर बिजनेस के अंदर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो कैसे हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं इन केस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ताकि बिजनेसेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए. मतलब यहां ना डिस्कशन थोड़ा सा स्मॉल बिजनेसेस के हिसाब से नहीं है. द डिस्कशन इज प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, हैव यू हर्ड अ वर्ड कॉन्ग्लोमेरेट? कॉन्ग्लोमेरेट मतलब वी टॉकिंग अबाउट बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, सब एंटिटीज हो सकते हैं, उनके हिसाब से सिलेबस को लिखा हुआ है. तो ये पर्सपेक्टिव आपको पहले पता होना चाहिए. अच्छा, अभी रियल लाइफ में एक्चुअल कंसल्टिंग जो होती है वो भी थोड़ा सा ना आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होती है. मतलब आप ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस पढ़ेंगे और कंसल्टेंट बन जाएंगे, वो भी नहीं है. हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हैव यू हर्ड ऑफ MBB? MBB सुना है आप लोगों ने? जैसे बिग 4 सुना आपने, PwC, EY, KPMG, डेलॉयट. वैसे कंसल्टिंग फर्म में 3 नाम बहुत फेमस है. एक है मैकेंजी, एक है BCG एंड एक है बेन. देयर आर 3 फर्म्स जो दुनिया में कंसल्टिंग में ग्लोबली टॉप 3 पे आते हैं. MBB करके बोलते हैं, मैकेंजी, BCG एंड बेन. उनके कुछ मॉडल्स है. लाइक अगर BCG ने बहुत साल पहले बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए एक मॉडल दिया था, वो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है. मैकेंजी ने फिर एक थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन दिया था उस मॉडल का, वो भी यहां लिख करके दिया है. मतलब थोड़ा उन्होंने कंसल्टिंग का जो लिंगो है, लैंग्वेज है, वो इंक्लूड करने का ट्राई किया है, ताकि अगर आप में से कोई फ्यूचर में करियर कंसल्टिंग साइड बिल्ड करना चाहता है तो थोड़ा बहुत आपका जो लैंग्वेज है वो कंसल्टिंग जैसा बन सकता है. इतना ही कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट का है अगर आप मुझे पूछेंगे तो. अदरवाइज वो चाहते हैं एक बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या है वो ढूंढने का तरीका आपको बताएंगे, उसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है वो आपको बताने का ट्राई करेंगे. सो दे विल ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल. जैसे आपने स्कूल में एक सुना होगा, बिजनेस के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, सुना है कैसा? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल. कभी सुना है ऐसा आपने? So your management is also at lower level management, middle level management, top level management. यहां उन्होंने बस उसका फैंसी वर्जन यूज किया है. एक आएगा कॉर्पोरेट लेवल, एक आएगा बिजनेस लेवल, एक आएगा फंक्शनल लेवल. ऐसे अलग अलग लेवल्स के ऊपर क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, कैसे टाइप के लोगों का हमको जरूरत पड़ेगा, ये पूरा गाइडेंस यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स में वो आपको देने का ट्राई करेगा. मतलब सर प्लीज ये कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स क्या होते हैं, या आइडियली एक बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ऐसा कुछ भी इस सब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ है. ये थोड़ा सा कंसल्टिंग के एंगल से लिखा हुआ सब्जेक्ट है. इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? डू यू अंडरस्टैंड? सी क्या होता है, बिफोर वी एंटर इनटू न्यू सब्जेक्ट उसका पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है, वरना हम रैंडमली एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जाएंगे. आप अगर वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाएंगे तो उस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. फिर हम अननेसेसरीली क्या करने का ट्राई करेंगे, ठीक है इसके अंदर ये 4 सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको याद करते हैं, लिखने का ट्राई करते हैं. दैट विल नॉट मेक सेंस इन लॉन्गर रन, बिकॉज हमको ऑलमोस्ट ये सब्जेक्ट 60 to 65 आवर्स तक डिस्कस करना है. एटलीस्ट 60-65 आवर्स लगने वाला है. दिस इज नॉट अ लेंथी सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग और FM और कॉस्टिंग जिसमें 120-150 आवर्स लगेगा. यहाँ कंपेरेटिवली नंबर ऑफ आवर्स कम है, बट
उस रीजनेबल नंबर ऑफ आवर्स के अंदर भी हम चाहेंगे हम सब कुछ कवर करें, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझें, थोड़े अच्छे एग्जांपल्स भी डिस्कस करें, एंड ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आईसीएआई वांट्स, वो वाला पार्ट भी हमको समझना चाहिए। तो अभी के लिए लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि आईसीएआई ने जो आपका सिलेबस बनाया है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, एंड हाउ वी विल गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट। लेट मी शो यू द इंडेक्स पार्ट। इन एसएम दे हैव इन टोटल 5 चैप्टर्स। अब देखो, अगर आप मुझे पूछेंगे ना, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, प्रॉब्ली मैंने इंटरमीडिएट लिखा था पीसीसी 2009 में, 2009, तब भी एसएम सेम था, एंड दिस इज 2025। इफ यू आस्क मी, मतलब चेंजेस है, मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस है, कुछ नहीं, उन्होंने एक आध मॉडल नया ऐड कर दिया, 2-3 पुराने मॉडल्स निकाल दिए, जापानीज कुछ टेक्निक्स को डिलीट कर दिया, कुछ नए जो फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऐड कर दिए, मतलब उसी के अंदर उन्होंने प्लस माइनस किया है। तो जो सब्जेक्ट का बेस है मैनेजमेंट का, दैट इज कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी भी स्ट्रैटेजी क्या होता है उसके डेफिनेशन से बात शुरुआत करने वाले, मतलब अब वैसे देखेंगे इस सिलेबस का एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है अगर आप लिटरली पूछे। हाँ, पहले क्या थे, टोटल 8 चैप्टर थे, 7 to 8 चैप्टर्स, उन्होंने उसको 5 चैप्टर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया है। वाई एम सेइंग ट्राई किया, आपको समझेगा, लिटरली कोई चैप्टर में चीजें सेंसिबल फ्लो में जाती जाएगी, देन यू विल सडनली सी कुछ तो एक पार्ट आ गया जिसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है उन्होंने क्या किया, रेलेवेंट पार्ट को निकाला, फिर कुछ तो मिसलिनियस चीजें रह गई जो कहीं फिट नहीं हुई तो उन्होंने रैंडमली कहीं भी फिट कर दिया। और सबसे बुरा आपको लगेगा अगर आप देखो नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे, सडनली 20-30 पेज के बाद कहना चैप्टर नंबर 5, सडनली 52 पेज दिखेगा आपको, ऐसा मतलब ऐसा लगेगा 2 चैप्टर एंड आपका चैप्टर 5 इज ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि चैप्टर 5 में जो बचा हुआ था सारा मिसलिनियस एक साथ में ऐड कर दिया कि ये सब कुछ जो है चैप्टर 5 नंबर 5 में पढ़ना है अपने को। अभी जैसे ऑडिट में वेटेज है, वैसे यहां पर भी चैप्टर वाइज वेटेज दिया है। यहां का चैप्टर वाइज वेटेज बहुत डिफिकल्ट है, हर चैप्टर का वेटेज इक्वल 10, दैट्स इट। मतलब कंफर्म है हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो कहना इसे सिंपल हो गया सर, हमारा डिसीजन हो गया, चैप्टर 5 ऑप्शन है, चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ने का है, ठीक है। अरे हाँ, एफएमएसएन 2 मिला के 2 सब्जेक्ट आपके पास में बराबर है, यहां से 30-40 मार्क्स का कवरेज हो गया, ऐसा ट्राई मत करना। क्यों बोलता हूं, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आईसीआई कौन से अटेम्प्ट में किस सब्जेक्ट में आपका बैंड बजाएगा। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में अगर आप पता करेंगे, अभी नेक्स्ट आपका लेक्चर एफएम का रहेगा, एसएम वाज नॉट डेंजरस, एफएम वाज डेंजरस, और आपको पता भी नहीं चलेगा सडनली, मतलब जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वहां पर भी रैंडम 2-3 क्वेश्चन आएंगे और आपको लगेगा आई डोंट नो, दिस पेपर सीम्स नाउ लिटिल मतलब वियर्ड टू मी। कभी भी ऐसा हो सकता है, तो आप ना अपना फेवरेटिज्म वगैरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइड में रख देना, मतलब कोई उसका नहीं है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इट माइट बी पॉसिबल, सम पीपल मोर बी इंक्लाइंड और ज्यादा इंटरेस्टेड इन वन सब्जेक्ट, अदर्स में बी लाइक एवरेज टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट, वो हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेटेज वाइज हमारे लिए इक्वल वेटेज है। अभी यहां पर भी ना सीक्वेंस में एक इशू है। अगर आप मुझे पूछेंगे चैप्टर 1 विल बी लाइक अ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर आपको बताएगा कि भाई मैनेजमेंट वर्ड ही क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाई वी नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा इंट्रोडक्शन देगा आपको, एकदम लॉजिकल कि भाई ये सब्जेक्ट में एसएम का जो मतलब है वो ही क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस कॉन्सेप्ट, वो इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में। उसके बाद ये जो 2 और 3 है वो थोड़े से मेरे हिसाब से ना ऐसा कंबाइंड करके लिख दिए, जहां पे बाइफर्केशन करना मुश्किल होता है। तो आइडियली अगर आप मुझे पूछें एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के ये 5 चैप्टर को अगर हम क्रक्स के फॉर्म में समझना चाहें तो उसका लॉजिक क्या होना चाहिए। हियर मी आउट फॉर 2 मिनट्स। अज्यूम कर लो यू आर अ बिजनेस लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरआईएल अज्यूम कर लीजिए। आरआईएल के पास में क्या बहुत अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं? रिलायंस इंडस्ट्री सुना है आपने, बराबर है। आर दे इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज? एग्जाम्पल जियो, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, बराबर है कि नहीं है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, अरे बराबर है कि नहीं है। देन रिलायंस का मीडिया बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, योर सीएनबीसी एंड ऑल इज आल्सो पार्ट ऑफ रिलायंस। कहना ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हो गए मेरे लिए। तो सबसे पहला चीज क्या बोलता है, एक बिजनेस को यह समझना चाहिए कि मेरे पास में अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके लिए मैं एक सिंगल स्ट्रैटेजी बना सकता हूं क्या, या मुझे सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? आंसर मत दो, ये पहले बिजनेस को सोचना है।
This question a business needs to ask itself, can I make a common strategy for all my products or do I need to make separate strategies? अब जैसे RIL हो गया, ITC जैसा कंपनी हो गया, इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, बिकॉज जियो का बिजनेस एंड रिटेल का बिजनेस सेम नहीं है, फिर आपका जियो का बिजनेस और मीडिया का बिजनेस सेम नहीं है, आपके हर बिजनेस अलग है, आपका टारगेट मार्केट अलग हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको हर बिजनेस को एक सेपरेट स्ट्रैटेजिक यूनिट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है बच्चों? सेपरेट स्ट्रैटेजिक यूनिट। मतलब एक सेपरेट बिजनेस है मेरा जियो, जिसके लिए मुझे अलग से स्ट्रैटेजाइजिंग करना पड़ेगा। मेरा CNBC एक सेपरेट बिजनेस है, उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजाइजिंग करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप ITC के बारे में सोचो, ITC का बिजनेस देखिए, आपके पास पेपर बिजनेस है, ITC FMCG के अंदर भी है, मालूम है आपको ये चीज? आशीर्वाद आटा भी है FMCG के अंदर भी, मतलब उसके अंदर भी मल्टीपल ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले होटल बिजनेस भी ITC का पार्ट था, अब होटल को उन्होंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, सेपरेट कर दिया। बट कैन आई से इतने अलग अलग बिजनेसेस है मेरे पास में, तो जो मैं होटल के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूं और शायद मैं भी टबैको सिगरेट के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, दैट मे नॉट बी सेम। सो ये लोग चाहते हैं एक बिजनेस सबसे पहले खुद को एनालाइज करे। क्या करे? खुद को एनालाइज। हैव यू हर्ड द वर्ड समथिंग कॉल्ड एज SWOT एनालिसिस? सुना है क्या वर्ड? SWOT एनालिसिस? कभी स्कूल में किसी टीचर ने आपको बोला होगा आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, एनालाइज कीजिए। आप सो गए होंगे, मतलब आई एम श्योर। हैव यू एवर परफॉर्म SWOT एनालिसिस ऑन योरसेल्फ? खुद पे कभी लगाया SWOT एनालिसिस? मेरे लिए स्ट्रेंथ क्या है? S इज योर स्ट्रेंथ, W इज योर वीकनेस, O इज योर अपॉर्चुनिटी एंड T इज योर थ्रेट। हर बिजनेस आइडियली ऐसे टाइप के एनालिसिस लगाता है, ये ढूंढने के लिए कि आज की तारीख में हम क्या अच्छा कर रहे हैं, कहां पर प्रॉब्ली परफॉर्मेंस हमारा एवरेज है, कहां पर वीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहां पे है। जब तक आप ये बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस को एनालाइज नहीं करते हैं, तब तक आप कोई भी नया स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं, कोई भी नए कंसल्टेंट को हायर नहीं कर सकते हैं। मतलब सोचिए, मैं एक दुनिया के बड़े फर्म BCG के पास जाता हूं कि मुझे आपकी मदद चाहिए। BCG क्या पूछेगा? वाई डू यू नीड माई हेल्प? या आपका प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए आप चाहते हैं मैं आपको मदद करूं। जब तक आप उन्हें अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, हाउ कैन दे प्रोवाइड यू कंसल्टेंसी? बराबर है कि नहीं है? तो इसीलिए हमेशा रिमेंबर, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजाइजिंग, स्टेप नंबर 1 इज फाइंडिंग आउट वेयर आर वी। आई रिपीट, फाइंडिंग आउट वेयर आर वी। मतलब आज का हमारा सिचुएशन जो है वो बराबर से एनालाइज करो, पता करो हम आज की तारीख में एज अ बिजनेस क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहां हमारा परफॉर्मेंस खराब है, एवरेज है, मार्केट के अंदर कहां अपॉर्चुनिटीज है, कहां थ्रेट्स है। अकॉर्डिंगली आप ये डिसीजन लेंगे कि हमने कहां नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस में भी कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए, कौन से बिजनेस के अंदर में भी फॉर नाउ स्टेबलाइजेशन हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये डिसीजन के लिए फाइंडिंग आउट वेयर आर वी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। रादर कंसल्टिंग फर्म के पास जाएं या खुद से भी कोई नया डिसीजन लेने से पहले अंडरस्टैंडिंग वेयर आर वी बिकम्स योर स्टेप नंबर 1। ये आपका पहला स्टेप है। आप एक काम कीजिए, सिमिलर टू ऑडिट, एसएम का भी आप एक नोटबुक बनाने वाले हैं। डू यू हैव नोटबुक्स? वेरी गुड, नोटबुक में जाइए, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ा बेसिक पार्ट आपको समझ में आएगा, तो इन 5 चैप्टर का मैं अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा और फिर हम सिलेबस को शुरू करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, steps involved. Point number 1, steps involved in the strategic management process. Steps involved in the strategic management process. Steps involved in the strategic management process. ब्रैकेट्स में लिखो, फॉर रेफरेंस ओनली। ब्रैकेट्स में लिखो, फॉर रेफरेंस ओनली। जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्योरली फॉर रेफरेंस है, मतलब आपके सिलेबस में चीज नहीं है, मैंने आपके बुक से भी हटा के रखा है बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लास्ट डे आपको ये पढ़ के स्ट्रेस नहीं लेना है, बट अभी हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। आज हमको पहले दिन एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है।
आज हमें सब्जेक्ट को समझने का ट्राई करना है एंड धीरे धीरे हम एग्जाम के हिसाब से जो चीजें करनी चाहिए वो करते जाएंगे, घबराइएगा मत। आज माय ऑब्जेक्टिव इज फॉर यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड ये सब्जेक्ट क्या है। कोई रैंडम 5 चीजें बोलने के बजाय मैं चाहता हूं पहले हम सब्जेक्ट क्या है वो समझ लेते हैं, देन ऑब्वियसली व्हेन वी गेट स्टार्टेड विद द इंडिविजुअल चैप्टर्स तब हम थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। ये जो आप लिखेंगे ये आपके रेफरेंस के लिए है। यहां हम 5 स्टेप्स लिखेंगे। लिखिए स्टेप नंबर ए, राइट डाउन स्टेप नंबर ए, वेयर आर वी नाउ। Step number A, where are we now? ब्रैकेट्स में लिखिए existing situation analysis. Where are we now? ब्रैकेट्स में लिखिए existing situation analysis. Where are we now? ब्रैकेट्स में लिखिए existing situation analysis. मतलब सर इस पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, आज का हमारा सिचुएशन क्या है, आज हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। एक वर्ड सुना मार्केट शेयर, वर्ड सुना मार्केट शेयर आपने, कि भाई अगर मान लो एक इंडस्ट्री में टोटल 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कितने बिक रहे हैं टोटल 100, उसमें से अगर 80 प्रोडक्ट्स मैंने बना के बेचा है, कहना इसे मेरा मार्केट शेयर 80% हो गया। ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है आपका कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ओवरऑल मार्केट के अंदर। अच्छा, तो क्या ना इसे मार्केट शेयर एक तरीके से बताएगा आज आप मार्केट में डोमिनेंट हो, वीक हो, एवरेज हो, आपसे कोई बेटर है नहीं है। सो एक तरीके से इंडिकेटर है कि भाई आज की हमारी सिचुएशन क्या है, इसके लिए हम आज का हमारा मार्केट शेयर पता कर सकते हैं। बट देखो हर बार मार्केट शेयर सही इंडिकेशन नहीं देता। मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा माय मार्केट शेयर इज लेट्स से 60%, बट 60% अच्छा है कि बुरा है डिपेंड करता है हिस्टोरिकल मार्केट शेयर कितना था। मान लो अगर आप 95 से गिरते हुए 60 पे आए हो तो ये अच्छा नहीं है। वहीं अगर मैं उल्टा बोलूं आप 10 से 60 पे आए हो, मे बी यू आर इन अ ग्रोथ फेज, आप ग्रोथ फेज में हो, डिक्लाइन फेज में हो। ये समझने के लिए हमें और भी इंफॉर्मेशन लगता है, सिर्फ करंट एक डेटा देना सफिशिएंट नहीं है। रिमेंबर देयर इज वन रूल ऑफ कंसल्टिंग। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी टुडे, रिमाइंड मी वंस आई एम डन विद ऑल 5 पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड। कंसल्टिंग एक रूल है, हमें इंफॉर्मेशन के बिना कभी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए कंक्लूजन पे जंप, यू शुड नेवर जंप टू द कंक्लूजन, यू शुड ऑलवेज try to take out as much information as possible। तो पहला पॉइंट यही है, where are we now, मतलब आज का हमारा सिचुएशन क्या है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इस स्टेप नंबर ए क्लियर टू यू, राइट डाउन। पॉइंट नंबर बी, where we want to be, where we want to be। स्टेप नंबर बी, where we want to be, ब्रैकेट्स में लिखो डिफाइनिंग विजन। सुना क्या वर्ड विजन, VISION, डिफाइनिंग विजन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइनिंग विजन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मतलब समझिए वेयर आर वी नाउ, ये तो हमारा करंट सिचुएशन है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, यहां पे हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, यहां पे हम लैक कर रहे हैं, ये तो हम एनालाइज कर लेंगे। इसके बाद में इक्वली इंपॉर्टेंट है ये डिफाइन करना यहां से हम कहां जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू बी। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने के लिए वी नीड पीपल विद एक्सपीरियंस। आपको एक जेन्युइनली बात बोलता हूं, आप ऑब्जर्व करेंगे बिजनेसेस के अंदर व्हेन पीपल हु आर लीडिंग द कंपनी, द सीईओ, समटाइम्स द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, या आप कोई भी और फैंसी नाम दे दीजिए आजकल, जैसे COO सुना क्या वर्ड, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया, देयर आर लॉट ऑफ फैंसी टर्म्स। आज की तारीख में लोग ना उनसे क्वालिफिकेशन नहीं पूछते हैं, सिर्फ फोकस किसके ऊपर करते हैं कि क्या साइज ऑफ टीम वो लोग लीड कर रहे हैं, what kind of numbers they are dealing with, and most importantly कितने साल का एक्सपीरियंस है। मतलब आप रियलाइज करेंगे वहां पे क्वालिफिकेशन का रेलेवेंस बहुत कम हो जाता है। वहां द गेम इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हाट आर यू करंटली हैंडलिंग। एक वर्ड होता है पोर्टफोलियो, क्या वर्ड होता है पोर्टफोलियो, कि बॉस आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके पोर्टफोलियो में कितने इंडस्ट्रीज आते हैं, आप कितने लोगों से डील कर रहे हैं। दैट बिकम्स द रियल डिटर्मिनेंट कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। वो आपका एक्चुअल CV है कि बॉस ये इंसान आज की तारीख में ये कर रहा है। That becomes a clear vision in front of everyone else कि ये इंसान और नेक्स्ट क्या अचीव कर सकता है। तो इसीलिए
ऐसे एक्सपीरियंस लोग जिनको इंडस्ट्री बढ़िया से पता है, वो बैठ के आपको बता पाएंगे कि पोटेंशियली एक कंपनी आज जहां पे है वहां से अगले 5 साल में कहां जा सकता है, अगले 7 साल में कहां जा सकता है, वेयर वी वांट टू बी। ये डिसाइड करना हाइपोथेटिकल है, बट एट द सेम टाइम रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एट द सेम टाइम रियलिस्टिक। आपने बोला ऑन पेपर आपका करंट रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, आप बोलते हैं 5 years आई वांट टू बिकम अ $10 billion कंपनी, मे बी शायद वो अनरियलिस्टिक नंबर होगा। इन सम इंडस्ट्रीज इट कैन बी रियलिस्टिक, लाइक फॉर एग्जांपल एआई ड्रिवन कंपनीज आज की तारीख में दे कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, बिकॉज दुनिया को लगता है दिस वन इंडस्ट्री इज अनलॉकिंग नाउ एंड वी ऑल डोंट नो कि एक्चुअली एआई के अंदर कितना पैसा बनाया जा सकता है आने वाले 5-7 साल के अंदर। अभी तक किसी के पास क्लैरिटी नहीं है। तो यहां पे मे बी आपके ड्रीम्स कितने भी हो सकते हैं, बट अगर आप कन्वेंशनल बिजनेस का बात करोगे, एशियन पेंट्स, मैं ऑलरेडी 100 के नंबर पे हूं, 100 से अगर मैं बोलता हूं मैं 1 लाख पे चले जाऊंगा आने वाले 5 साल के अंदर, बहुत डिफिकल्ट होगा ये प्रूव करना कि रियलिस्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है। तो सर बोलने के लिए आसान है, वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, बट ये दोनों डिफाइन करना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए पहला स्टेप तो फिर भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि क्या है, खुद को एनालाइज करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दूसरा स्टेप के लिए सोचना पड़ेगा रियलिस्टिकली एक बिजनेस कहां जा सकता है और पोटेंशियली क्या अचीव कर सकता है। कैन आई से पॉइंट नंबर 2 इज आंसरिंग अ फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन, आंसरिंग अ फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन कि आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ माइट वी गेट देयर, हाउ माइट वी गेट देयर, हाउ माइट वी गेट देयर। ब्रैकेट्स में लिखिए डिफरेंट स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, different strategic options such as expansion, different strategic options such as expansion, comma stability, expansion, comma stability, comma divestment, एटसेट्रा। मतलब आपने डिसाइड किया कि बॉस दिस इज वेयर आर वी, दिस इज वेयर वी वांट टू बी। अब क्वेश्चन ये आता है, आप यहां जो पहुंचना चाहते हैं वो कैसे पहुंच सकते हैं। आपके पास स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या क्या है, कि आपने एक्सपेंशन के लिए जाना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए जाना चाहिए, एक आध बिजनेस को एग्जिट करना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। वो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मतलब आपका कंसल्टेंट आपको पहले आज का सिचुएशन एनालाइज करने में हेल्प करेगा, फिर बताएगा आप कहां जाना चाहते हैं, उसमें आपकी हेल्प लेगा, और फिर हेल्प करेगा अलग अलग ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसे हमने क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। राइट डाउन पॉइंट नंबर 4, विच वे इज द बेस्ट वे। पॉइंट नंबर 4, विच वे इज द बेस्ट वे, विच वे इज द बेस्ट वे। मतलब हमारे पास जो जो अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस है उन सबको एनालाइज करके सोचना पड़ेगा हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, जो 100% हमारे विजन को, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर ये सारे अलग अलग ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद में आप जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसे क्या करने का, चूज करके इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। और अल्टीमेटली आप क्या चाहते थे, आपको कोई ना कोई गोल था, बराबर है कि नहीं है, आप उसको अचीव करना चाहते थे। दैट विल बी योर आखिरी पॉइंट नंबर 5। राइट डाउन पॉइंट नंबर 5, हाउ कैन वी इंश्योर अराइवल, हाउ कैन वी इंश्योर अराइवल, हाउ कैन वी इंश्योर अराइवल। अराइवल का मतलब जो हमने सोचा था ना कि हम वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। अच्छा क्या हो सकता है, आपने स्ट्रेटजी चूज किया, चूज करने के बाद स्ट्रेटजी लगाया, मे बी स्ट्रेटजी डिड नॉट वर्क आउट द वे ओरिजिनली प्लान्ड। एक एग्जांपल सोचिए, थिंक अबाउट इट। ईयर्स बैक एक सिंपल सा स्ट्रेटजी था जो परफेक्टली काम किया, बट इफ यू थिंक अबाउट इट जरूरी नहीं था कि एक्चुअली वो हर बार परफेक्टली काम करे। रिलायंस जियो स्ट्रेटजी, व्हाट इज द जियो स्ट्रेटजी, फ्रीमियम मॉडल, यू नो फ्रीमियम मॉडल, give everything for free first and then you start charging premium price eventually। बराबर है कि नहीं है, बराबर है, लॉजिकल चीज है। अब अगर आप देखेंगे एट दैट टाइम एयरटेल वाज डूइंग गुड एंड एयरटेल इज स्टिल डूइंग गुड। ऐसा नहीं है ना उसके बाद में एयरटेल का मार्केट शेयर 0 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ देयर वर सम प्लेयर्स जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, वो खराब हो गए।
So if you think about it, when a business chooses a strategy, there is no 100% guarantee कि आपका strategy perfect काम करने वाला है. Sometimes आपको उसको back करना पड़ेगा, sometimes आपको उसको change करना पड़ेगा, sometimes maybe उसके अंदर छोटे मोटे corrective actions लेके आने पड़ेंगे. आपको बस ये over a period of time समझ में आएगा, is my strategy going and working in the right direction or not. इसीलिए आखिरी step का मतलब था आप अपने strategy को implement करने के बाद में भी constantly monitor करते रहना, ये इवैल्यूएट करते रहना क्या हम सही से उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं क्या, जो हमारा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था. बिकॉज समटाइम्स इफ द स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग in the favor of company, we may have to change our course of action, we may have to change the steps involved, we may have to change the people also sometimes. So it is very very subjective. आपको वो thought process लगा करके आगे बढ़ना चाहिए. Recently आपने देखा होगा, there's a company called as Jaguar, right? Very famous entity, JLR का पार्ट है, जैगुआर लैंड रोवर, बराबर है कि नहीं है. उन्होंने क्या बोला, हम आज तक जो बिजनेस करते आए थे अब हम सिग्निफिकेंटली चेंज कर देंगे. उन्होंने लोगों से लेकर के थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज कर दिया. एंड आप देखे होंगे उन्होंने बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक सोचा, बट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट बैकलैशिंग. मतलब इमीडिएटली जो लोगों का इमीडिएट रिस्पॉन्स था बहुत नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था. ओवरऑल सेल्स में बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. मतलब हो सकता है उन्होंने ये स्ट्रेटेजी लगाने से पहले बहुत बढ़िया सेट ऑफ कंसल्टेंट को हायर किया होगा, जिन्हें लग रहा होगा हम फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजी दे रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? स्टिल यू कैन गो रॉन्ग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से देयर इज नो सच गारंटी दैट एक बिजनेस का थॉट प्रोसेस हर बार कस्टमर्स को पसंद आएगा, टारगेट मार्केट को पसंद आएगा और हर बार सही से काम करेगा. देयर इज ऑलवेज सम एस्पेक्ट ऑफ रिस्क दैट विल ऑलवेज बी देयर. हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे ना, ये 5 पॉइंट जो है वही आपका सिलेबस है. आपको सिलेबस में एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैसे एनालाइज करना है सिखाएंगे, विजन मिशन क्या होता है सिखाएंगे. अनफॉर्चुनेटली वो आपको सिखाएंगे कैसे विजन मिशन बनाना चाहिए. डिफिकल्ट है बट वो थियोरेटिकल है. रिलायंस का विजन है, आईसीआई का विजन दिया है, उसके अंदर आपको पढ़ा देंगे, 2-3 एग्जांपल लिखा देंगे, फिर वो बताएगा अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या क्या है. वो अच्छा पार्ट है जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंशन वगैरह तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज है. देयर आर टेक्निकल स्ट्रेटेजीज. एक इंसान का नाम सुना है क्या, माइकल पोर्टर? स्कूल में कभी गलती से किसी टीचर ने रेफरेंस दिया बिजनेस स्टडीज वगैरह में? वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट गुरुज जिन्होंने एक्चुअली के अंदर बिजनेसेस के लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज दुनिया को दी है. लाइक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए मॉडल बना करके दिया. ये सब आपके सिलेबस में बढ़िया से लिखा है. बेसिकली अलग अलग स्ट्रेटेजी के हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या है वो आपको पता चलेगा चैप्टर्स के थ्रू. मतलब हमारा चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2, 3, 4 इज अबाउट हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेटेजीज से क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं. और जो हमारा चैप्टर 5 रहेगा वो हमारा स्टेप नंबर 5 है. दैट इज कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी ने वैसे ही वर्क करना चाहिए जो हमने ओरिजिनली सोचा था. हमारा पूरा सब्जेक्ट का जो 5 चैप्टर है वो इन 5 स्टेप्स के आसपास रिवॉल्व करने वाला है. आई वुड रिक्वेस्ट एक बार 2 मिनट स्पेंड कीजिए, वो 5 क्वेश्चंस को पढ़िए जरा एक बार. क्या लॉजिकली आपको समझता है कि एक बिजनेस स्टेप 1 से स्टेप 5 तक कैसे सोचता होगा? थॉट प्रोसेस अगर आपने डेवलप किया तो आगे जाके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट लॉजिकल लगेंगे. स्पेंड 2 मिनट्स. ठीक है, शुरुआत करें सब्जेक्ट का. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये तो फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस के लिए था कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में जनरली 5 स्टेप्स आते हैं. आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो कभी ना कभी ये 5 स्टेप्स आप रिविजिट कर लेना रेफरेंस के लिए. चैप्टर नंबर 1 नेम इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड डाइवेस्टमेंट? ये मेरे हिसाब से आपका फाउंडेशन में भी रहेगा. डाइवेस्टमेंट नहीं है तुम्हारे सिलेबस में. डाइवेस्टमेंट का मतलब है बेसिकली अपना कोई बिजनेस को एग्जिट कर देना. क्या कर देना? कोई बिजनेस को एग्जिट कर देना. एक तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल
आदित्य बिरला ग्रुप को लगता है आइडिया भाई ये चलाना फायदेमंद नहीं है, वोडाफोन आइडिया चल रहा है ना अभी तक सिंस, लेट्स से उस बिजनेस को सेल आउट कर देना चाहिए अगर जियो या कोई भी थर्ड पार्टी बाय करने को तैयार है। व्हेन आई एग्जिट अ बिजनेस इट इज एक्चुअली नथिंग बट अ डाइवेस्टमेंट। हालांकि इसके अंदर भी तीन ऑप्शंस होते हैं, आगे बताएंगे। एक होता है टर्न अराउंड, एक होता है डाइवेस्टमेंट, और एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने शायद, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन सबसे बुरा माना जाता है, मतलब कंप्लीट शटडाउन होता है उसके अंदर ऑपरेशंस पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन। ये सारे स्ट्रेटजीज आगे आएंगे बच्चों, घबराना मत, अभी के लिए सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। चलिए, चैप्टर नंबर 1, द नेम इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू एसएम। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। पॉइंट नंबर 1 इन चैप्टर नंबर 1, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। सी एसएम में जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो थोड़ा सा सैड है अगर आप मुझे बोलेंगे, बट क्या है, बिना इंट्रोडक्शन के डायरेक्टली कोई स्ट्रेटजी पे भाग जाने का फायदा नहीं होगा, वो अनस्ट्रेटेजिक चीज है अगर आप मुझे पूछें। सो विल ट्राई टू कवर चैप्टर 1 स्लोली, जितना रेलेवेंट पार्ट है उतना, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अदर चैप्टर्स, दैट इज व्हेन आपको कुछ नई चीजें एक्चुअली सीखने को मिलेगी। चैप्टर 1 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम सिंपल है, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा ओके इट इज लाइक फ्लैट ऐसा लग सकता है अभी के लिए। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड स्ट्रेटजी? सुना है वर्ड आपने स्ट्रेटजी? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन क्या स्ट्रेटजी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजी? एनीवन? आई अंडरस्टैंड तुमने लंच किया है, बट इतना सैड हो गए तुम लोग यार, आज तो फर्स्ट डे तुम्हारा। स्ट्रेटजी नहीं, आई वांट सम पीछे का बच्चा बात, आगे वाले बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं पूछने का मेरे को। मुझे लगता है तुमको मेरे को पिक करना पड़ेगा क्या को। रोजा बेटा, चेक्स, यस, ब्लू चेक्स, हाँ हाँ ये क्या लगता है तेरे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजी? प्लानिंग इज स्ट्रेटजी? प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ एक्शन। ओके ठीक है, कुछ तो बोला तूने, सही नहीं है बट एनीवन एल्स? क्या बात कर रहे हैं? फिर तो ऐसे सही पढ़ा था तुमको, देन इट इज अप्रोप्रिएट। हाँ, टेक्निक्स, ओके, प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर। सीधा तुमको क्या लगता है ये दुनिया में सिर्फ कॉम्पिटिटर ही रहेगा? मतलब इज देयर एनीथिंग एल्स इन बिजनेस अदर देन कॉम्पिटिशन? आई एम आस्किंग यू, तुमको लगता है क्या ऐसा? ठीक है, set of actions to achieve a goal. We come up with a plan for that. Okay, not bad. This was still on the right track. Huh? Direction to achieve something. Okay, same ही बात बोला, ठीक। Long term planning. Okay, short term भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ऐसे ने सही किया, मतलब सही में तुम ये ओसीएम वगैरह कॉमर्स वगैरह कभी पढ़ा नहीं क्या तुमने? क्या कर रहे थे तुम उस क्लास के अंदर? उधर भी सो रहे थे, इधर भी सोएंगे, सीरियसली? बराबर है, आप सब लोग गलत नहीं थे, आप सब अपने अपने शब्दों में सही थे। हियर मी आउट केयरफुली। दे आर ट्राइंग टू से दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान और ब्लूप्रिंट, फैंसी वर्ड यूज कर सकते हो। ब्लूप्रिंट सुना आप लोगों ने? कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक तरीके से आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इट्स लाइक अ स्केच where you know everything what needs to be there. So it's like a detailed plan. It's like a detailed plan. But business के अंदर ना ये planning normally long term के लिए होती है। तो बच्चे ने सही बोला था सर कि यार ये long term planning होगा एक business का, जहां obviously पहले business ने define किया होगा कि एक business achieve क्या करना चाहता है या कौन सा goals जो है उसे arrive करना है, that you should know. उसके basis के ऊपर when you come up with a long term plan जो आपको ये goal achieve करने में help करेगा, this long term plan is theoretically termed as strategy. इन्होंने basically reference उठाया था that in a war when some set of people try to come up with a plan of action जिससे वो अपने enemy को outsmart कर सकते हैं, या आप competition का example ले सकते हैं, when you make such a plan it is also indirectly called as strategy. अब यही चीज लिखने के लिए एक fancy language कैसे यूज कर सकते हैं नोटबुक में चाहिए। अंडर मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी कुछ सेंटेंसेस लिखिए, स्लोली आपका अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए।
Strategy is a long range blueprint. Strategy is a long range blueprint of entities, long range blueprint of entities desired image, comma, direction and destination, desired image, comma, direction and destination, that is what it wants to be, that is what it wants to be, comma, what it wants to do, what it wants to be, comma, what it wants to do, and where it wants to go, and where it wants to go, along with the detailed process, along with the detailed process. मतलब सिंपल शब्दों में फर्स्ट लाइन बोलता है लॉन्ग रेंज मींस लॉन्ग टर्म, ब्लूप्रिंट इज लाइक अ एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट इज लाइक अ एक्शन प्लान। किस चीज के रिगार्डिंग? कि भाई एज अ एंटिटी हम फ्यूचर में क्या इमेज, क्या रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हैं। मतलब सर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, व्हेन समवन आस्क्स मी अ क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू बी, आई शुड बी एबल टू क्लियरली एक्सप्लेन, ओके I was targeting maybe XYZ category of business model जहां पे ये रेवेन्यू का नंबर अचीव होना चाहिए। क्या हम वो अचीव कर पाएंगे? इसके लिए जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, इससे जो डायरेक्शन आपको चाहिए, जो डेस्टिनेशन आपको अचीव करना है, वो आप अचीव कर पाएंगे। दिस प्लान ऑफ एक्शन इज थियोरेटिकली कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। मतलब वो बता रहा है जब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हो, क्या क्वेश्चंस का आंसर? कि भाई एज अ कंपनी आप क्या बनना चाहते हो, एज अ कंपनी आप कहां जाना चाहते हो, एज अ कंपनी आप एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, ये थियोरेटिकली कहलाता है वर्ड स्ट्रैटेजी। इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी क्लियर टू यू? सेम चीज को आप और दूसरे शब्दों में बोल सकते हो। एक और डेफिनेशन लिखते हैं, राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान, strategy is the game plan that management of a business, game plan that management of a business uses, that management of a business uses to conduct its operations effectively, uses to conduct its operations effectively, comma, to achieve a desired market position, to achieve a desired market position, comma, to compete successfully, comma, to compete successfully, or to achieve any other organizational objectives, or to achieve any other organizational objectives. Don't you think definition number 2 is very straightforward? कुछ नहीं, a game plan to achieve few objectives. कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ देखो जरा, एक बार रीड करो, सिर्फ डेफिनेशन नंबर 2 को पढ़ो जरा 1 मिनट के लिए। जस्ट रीड ओनली डेफिनेशन नंबर 2। गेम प्लान मतलब प्लान ऑफ एक्शन, प्लान कुछ भी बोल सकते हो, बराबर है कि नहीं है? कहना इसे वो गेम प्लान नहीं, स्ट्रेटेजी एक्चुअली के अंदर, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है। कौन यूज कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टू अचीव व्हाट सर? सर्टेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एक बात बताओ,
एक बिजनेस के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इफ समवन आस्क्स अ बिजनेस ओनर व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, जनरली आंसर क्या आना चाहिए? प्रॉफिट्स। अच्छा, और आइडियली ना, मतलब मेरे को लगता है स्टार्टअप्स प्रॉफिट के बारे में बात कर सकते हैं, जो बेचारा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेगा। सी, मारुति को पूछोगे प्रॉफिट कमाएंगे, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट इज नॉट फॉर एवरीवन, एटलीस्ट। मार्केट कैप, अच्छा, मार्केट में होल्ड मतलब मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और क्या? बिजनेस सस्टेन होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके, इनोवेशन, कौन बोला इनोवेशन? ओके, और कोई? क्या बिजनेस ओनर से क्वेश्चन पूछोगे ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ तो आंसर दो यार। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये लगता है आपको ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? आई एम आस्किंग यू। हाँ हाँ है, सही बात है, इट्स राइट आंसर। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड सीआरएम। यू नो व्हाट इज सीआरएम? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक्चुअली में उसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं आजकल। तो यस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोलो, क्या बोला? ब्रांड वैल्यू बढ़ना चाहिए। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जनरली लोग बोलते नहीं है, ये वो बोल सकते हैं दैट यू नो वी डू दिस, यू कैन से दैट, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? नहीं, पूरे एसएम में एक वर्ड आने वाला है, यहां से आज शुरुआत होगा और आखिरी दिन तक ऐसा लगेगा हर जगह कुछ समझ में नहीं आया, एक ही वर्ड आ जाता है। द वर्ड इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये वर्ड खतरनाक है, इसका मतलब पता है क्या? इट्स लाइक हैविंग एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आपके पास में एक एडवांटेज है। मतलब सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देयर आर टू कंपनीज XYZ PQR, सेम इंडस्ट्री के अंदर, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टू कंपनीज XYZ PQR, सेम इंडस्ट्री में काम करते दोनों, ठीक है। XYZ का रेवेन्यू 100 CR के आसपास है। कितना है? 100 CR के आसपास। PQR का रेवेन्यू 70 CR है। अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो कौन बड़ा कंपनी दिख रहा है? XYZ। बट मे बी समटाइम्स रेवेन्यू इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। हो सकता है XYZ का प्रेजेंस पूरी दुनिया के अंदर होगा, फिर भी रेवेन्यू 100 करोड़ है, बराबर है कि नहीं है? PQR मे बी इज प्रेजेंट ओनली इन वन कंट्री एंड फ्रॉम वन कंट्री PQR इज मेकिंग 70 करोड़। It is also about the overall margins. Let's say this company is making 10% profitability and this company is working at 50% profitability. Are you understanding this? कहना इसे, अगर मैं सेम इंडस्ट्री में हूं, सेम टारगेट मार्केट से डील कर रहा हूं और आई एम हैविंग बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स व्हेन कंपेयर्ड विद अनदर कंपनी, कुछ तो ऐसा एडवांटेज या एज रहेगा मेरे बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से मेरा मार्जिन्स बेटर है देन माय कॉम्पिटिटर। देयर हैज टू बी एन एडवांटेज जिस वजह से मेरे पास कोई ना कोई फायदा रहेगा। दैट इज थियरिटिकली कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लोगों ने सिर्फ इस चीज पे रिसर्च किया है फॉर ईयर्स, फाइंडिंग आउट व्हाट कैन बी फ्यू थिंग्स जो इतना बढ़िया काम कर सकती है जिस वजह से एक कंपनी के पास में सब कंपनीज के कंपैरिजन में एक एज रहेगा, दैट दे विल ऑलवेज हैव बेटर मार्जिन्स व्हेन कंपेयर्ड विद अदर प्लेयर्स। ये आपको तब समझता है जब आप लास्ट 20 साल 30 साल से एक कंपनी बढ़िया काम कर रहा है, कंसिस्टेंट पैसा कमा रहा है, जब उसको आप इवैल्यूएट करते हैं व्हाट हैज गॉन इन देयर फेवर, ये समझने का ट्राई करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देयर आर two very famous strategists, one is CK Prahlad and one is Gary Hamel, जिन्होंने एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, वर्ड एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है, ये एनालाइज करके ऑलमोस्ट अपने लाइफ के अंदर सिर्फ यही कंक्लूजन ड्रॉ किया है दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये एक ऐसी पोजीशन है जो आसान पोजीशन नहीं है अचीव करना। लिटरली पूरा सब्जेक्ट आपको हर जगह लास्ट में एक ही जगह लेके जाएगा कि कैसे आप इस पोजीशन को अचीव कर सकते हो जिससे आपको कॉन्स्टेंटली ज्यादा पैसा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन कंपेयर्ड विद एनी अदर प्लेयर। I will ask you 2-3 questions, you think about it and then you will be like no, there is always something behind what we can see। हमको जो बिजनेस में दिखता है उसके पीछे कुछ तो ऐसा एंगल रहेगा, एस्पेक्ट रहेगा जिसका उन्हें फायदा मिल रहा होगा। Think about it. Samsung is a very reputed brand name, बराबर है कि नहीं है? But still in terms of profitability अगर आप बात करेंगे या in terms of money purely from smartphones, they are not at par with Apple। बराबर है। देयर इज समथिंग वर्किंग इन द फेवर ऑफ, आई एम नॉट सेइंग इट इज बेटर। अभी प्रोडक्ट के लिए नहीं लड़ने का अपने को। थिंक अबाउट बिजनेस दैट हाउ कम एप्पल विथ वेरी फ्यू बिजनेसेस विथ वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स
is able to make such huge amount of money when compared with another company which also has everything? ऐसा नहीं that Samsung is lacking at anything. Samsung is also brilliant, has everything, has good amount of resources. फिर भी एक company better perform कर पाता है comparatively. Do you know Apple was trying to make cars few years back? उन्होंने वो business close down कर दिया. They burned some few billions, कुछ बिलियन उन्होंने उड़ा दिया ये फिगर आउट करने में कि हम बढ़िया कार बना सकते हैं क्या. उन्होंने कार को लॉन्च भी नहीं किया. क्यों? उनको समझ में आया अगर एप्पल ने प्रोडक्ट बना करके बेचा इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. इफ इट कैन नॉट कम्पीट आवर रेपुटेशन विल गो डाउन. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं उनकी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So I am just trying to say sometimes businesses always tries to think about such situations जो हम शायद as a layman क्या कर देते हैं, ignore कर देते हैं. Strategist लोगों का यही काम है, यही analyze करना कि what has worked in favor of this company and has not worked in favor of any other company. And you know one of the studies shows because Apple controlled USA, I repeat, because Apple controlled USA, it did not allow Samsung or any player कि USA में market share बढ़े. उस वजह से दुनिया भर के अंदर ओवरऑल जो प्रेजेंस एप्पल का है वो कभी वीक नहीं हुआ. बिकॉज द स्टडीज शोज all countries in the world always try to copy what the best developed countries are doing. एंड इफ एवरीवन इज गोइंग टू मेक न्यू मनी, डेवलपिंग कंट्री में जब नया पैसा आएगा वो किसको कॉपी करेगा? डेवलप्ड कंट्री को. उसे क्या लगेगा अगर डेवलप्ड कंट्री XYZ चीज यूज कर रहा है, अगर वो वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने क्यों वो नहीं यूज करना चाहिए? उस वजह से आप जो लोगों का, इसको एक इफेक्ट बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, अगर आपने सुना होगा तो मतलब बेसिकली आप लोगों के साइकोलॉजी के साथ में खेलते हो. यू ट्राई टू प्ले विद दिस मैनर. अब अगर एक्चुअली एनालाइज करें तो एप्पल के प्रोडक्ट के अंदर इतने प्रॉब्लम्स थे हमेशा से. They were always behind Samsung when you compare that. But still, what they were able to achieve, it became very difficult for Samsung to achieve from the same set of products, purely from business analyzing point of view. Similarly, have you heard of company called as LVMH? आपने LVMH नहीं सुना? Will you do some research today about LVMH? करोगे थोड़ा बहुत? Tomorrow I'll give you an example. If you read today about LVMH, then tomorrow I'll give you an example about LVMH. How they are changing certain industries across the world which is beyond our control. Read about it when you get time today. तो अगर हम ऐसा एक आध डिस्कशन करने का ट्राई करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत घर पे जाके पढ़ने का ट्राई करोगे तो. अभी के लिए सिंपल सी बात है, एक बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं. अभी हमको वापस किधर आना? डेफिनेशन पे आना. चुपचाप आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, वापस कम बैक. बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कौन करेगा? हमारा स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज दैट गेम प्लान जो बिजनेस को अलग अलग ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगा. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं सर? नंबर 1, स्टेप्स लिखे थे आपने उस सेंटेंस में, लिखे ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखे आपने? पढ़ो जरा नंबर 2 के अंदर. एक डिजायर्ड इमेज हमें अचीव करना होगा. वो अचीव करने में हमें कौन हेल्प करेगा? स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा. हमें कंपीट करना सक्सेसफुली, इसमें कौन हेल्प करेगा? स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करेगा. ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से कंडक्ट करना है, इसमें कौन हेल्प करेगा? सो स्ट्रैटेजी इज दैट गेम प्लान जो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करने में मदद करेगा. इज ए एंड बी क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर सी. चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रैटेजी is no substitute for sound, alert. No substitute for sound, alert and responsible management. मतलब अब ये आपका वो सेकंड वर्ड लेके आ रहा है कि भाई स्ट्रैटेजी अच्छा है, बट सिर्फ स्ट्रैटेजी बढ़िया होना इज नॉट सफिशिएंट. आई रिपीट, सिर्फ स्ट्रैटेजी बढ़िया होना इज नॉट. You need strategy along with a word that is called as management. अब ये वर्ड मैनेजमेंट क्या है हम समझने का ट्राई करेंगे. अभी के लिए सेंटेंस समझ में आया है क्या? सिर्फ अच्छा स्ट्रैटेजी होना कैन सब्सटीट्यूट अ गुड मैनेजमेंट? नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट? बच्चों क्या लगता है आपको मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वर्ड, जनरल मैनेजमेंट. गेटिंग वर्क डन इज मैनेजमेंट. एक सेकंड, नहीं, यू नॉट यू, पीछे. हाँ, वर्क डन. ये तुम लोग सेम ही OCM वगैरह में नहीं पढ़ा क्या?
था ही नहीं, मैनेजमेंट वर्ड नहीं था तुम्हारे सिलेबस में। अरे क्या बात कर रहे हो यार, अरे याद थोड़ी होता है, लॉजिक पता होना चाहिए। ये सब था तुम्हारे सिलेबस में, स्किप किया। क्या लोग हो यार तुम। डोंट टेल मी तुमने कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन याद किया, आंसर लिख के आ गए तुम लोग। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू, नो 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 नो, एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड ओसीएम था कि नहीं था? था ना, पक्का? अच्छा, जो बिजनेस स्टडीज वाला है, सीबीएसई वाला, बिजनेस स्टडीज था कि नहीं था? सबने मतलब कॉमर्स बिजनेस स्टडीज कभी ना कभी तो पढ़ा है ना, पक्का? ऐसा तो नहीं है ना एकदम रैंडमली मैं नया चीज सिखा रहा हूं तुमको पूरा का पूरा, पक्का ना? साइंस वाला कौन है? बहुत कम है, तुम पब्लिक तुम्हारे बारे में सोचेंगे कभी तो पर तुमने भी कुछ तो बिजनेस स्टडीज नहीं, तुमने नहीं पढ़ा होगा। चलो ठीक है, आई विल इग्नोर यू गाइस क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा मेरे को, बट स्ट्रेंज। सुनो, मैनेजमेंट में दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अब कुछ ज्यादा है क्या? मैनेजमेंट वर्ड के भी दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज स्ट्रेंज। चलो एक काम करो, लेट्स ट्राई। तुमको पढ़ने के बाद भी याद आता है क्या? दो सेंटेंस मार्क करता हूं, एवरीवन रीड दीज टू सेंटेंसेस क्विकली। हाँ हाँ मत बोलो, पहले पढ़ो चुपचाप, यूजलेस फेलोस। सर ये कुछ याद है कि नहीं? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये याद किया है मैंने पक्का। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ याद आया क्या अभी थोड़ा बहुत? सिर्फ जितना मैंने येलो में मार्क किया उतना ऐसा कुछ याद आया क्या कभी? सुनिए मेरा बात, आई विल एक्सप्लेन यू, हियर मी आउट केयरफुली। व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड मैनेजमेंट, देखो जनरल लाइफ में अगर आप बात करेंगे तो लोगों के दो इंटरप्रिटेशन होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट मतलब चीजों को मैनेज करना। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स इन बिजनेस देर आर सर्टेन फंक्शंस, इन बिजनेस देर आर सर्टेन फंक्शंस, देर आर सर्टेन एक्टिविटीज जिनको हमको बढ़िया से प्लान करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है ताकि हमारे जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। वो क्या हो जाए? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव। बेसिकली हर बिजनेस के अंदर अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पे इन एक्टिविटीज को हमको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है। ये थियोरेटिकली मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो द पीपल हु आर मैनेजिंग। आई रिपीट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो द पीपल हु आर, मतलब कुछ एक्टिविटीज है, इसको भी मैनेजमेंट बोलते हैं। जो इंसान ये एक्टिविटी कर रहा है वो इंसान भी मैनेजमेंट है। आई रिपीट, so there are certain activities, let's say you are running the business, this is management. The people who are running the business are also management. पक्का? नहीं 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 नहीं, यही तुमको आना चाहिए था। So the people who are running the business are also management. How you run the business, that process is also called as management. ये जो planning, organizing, ये क्या था? ये था रनिंग द बिजनेस फंक्शंस। बराबर है कि नहीं है? द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो द सेट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दीज एक्टिविटीज, वो लोग भी मैनेजमेंट है, एंड वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक्टिविटीज भी क्या है? मैनेजमेंट। अभी बात समझ में आया है क्या? पक्का? नीचे नोटबुक में जाओ, लिखो नोट। तुमने सी जो लिखा पॉइंट, मैं मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचा समझ में आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले पढ़ो पॉइंट नंबर सी। पढ़ो पॉइंट नंबर सी चुपचाप, रीड पॉइंट नंबर सी। पहले क्या लिखा आपने एक बार? सिर्फ स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसका? मैनेजमेंट का। तो साउंड आउंड क्या सर? अच्छा सुनो, वो लिखा ना तुमने, साउंड, अलर्ट, हैंड, तुमको समझा क्या उसका मतलब क्या है? वो मैनेजमेंट वर्ड को सपोर्ट करने के लिए तीन चीज लिखा हुआ है।
मैनेजमेंट जो है वो अच्छा हो सकता है, अलर्ट हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब बंद कर बाबा। ये सब चीज जो है इन सिंपल टर्म्स इज टुवर्ड्स द वर्ड मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि वो मैनेजमेंट को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस? राइट डाउन नोट मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। नाउ नीचे लिखो नोट मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। डैश करके लिखो पॉइंट नंबर ए। मैनेजमेंट refers to a set of management refers to a set of interrelated functions, a set of interrelated functions and processes, interrelated functions and processes that are carried out by a set of people, that are carried out by a set of people, that are carried out by a set of people to achieve different business objectives, to achieve different business objectives। मतलब कुछ ऐसे इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं जो कैरी आउट कौन करता है, कुछ लोग। कैरी आउट कौन करता है, कुछ लोग, जिससे अल्टीमेटली क्या अचीव हो पाएगा, बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप एक्चुअली देखें ना, उन्होंने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में वर्ड मैनेजमेंट यूज किया है। रीड विथ मी। द टर्म मैनेजमेंट is used to refer to a set of interrelated functions and processes carried out by। मैंने वर्ड ऑफ मैनेजमेंट रिप्लेस करके क्या लिखा है आपको, सेट ऑफ पीपल। बात समझ में आया है क्या? वही सेट ऑफ पीपल मैं सेकंड पॉइंट में फिर से लिखवाऊंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड। वो लोग भी क्या कहलाते हैं, मैनेजमेंट कहलाते हैं। बात समझ में आया है क्या? डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर ए? उस पॉइंट नंबर ए में फुल स्टॉप लगा के कंटिन्यू करो। फुल स्टॉप कंटिन्यू। These functions, अब आपका फेवरेट सेंटेंस, these functions may include, these functions may include planning। ये आपको मस्त याद है, planning, comma organizing। मतलब भले नहीं आता होगा पर याद तो है। planning, organizing, comma directing, comma staffing and controlling। Directing, staffing and controlling। ये आपको सही में वर्ड्स का मतलब पता है क्या? पक्का? मेरे को डाउट तो आप पे बहुत आ रहा है। पढ़ा भी ठीक है, मतलब कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का, मेरे को लगता है। पक्का? प्लानिंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Organizing is basically bringing all resources together. Directing is ensuring that you provide right sense of, you can say direction, वापस वर्ड यूज नहीं कर सकते, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सही इंस्ट्रक्शन देना लोगों को ताकि वो लोग वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपके गोल को क्या कर ले, अचीव कर ले। स्टाफिंग इज हैविंग राइट पीपल, सही लोगों को हायर करना, उन्हें बराबर से ट्रेन करना एंड उन्हें बराबर से डायरेक्शन देना। एंड लास्ट पार्ट कैन यू सी, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है इवैल्यूएशन। जब उनको आपने काम दे दिया उसे मॉनिटर करें, चेक करें क्या वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली ये सब चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती है, मैनेजमेंट। इसको परफॉर्म कौन करता है, कुछ लोग। इसे परफॉर्म कौन करता है, कुछ लोग। वो लोग भी क्या कहलाते हैं, मैन। पॉइंट नंबर बी नाउ, मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड, can also be referred to a key group of people, can also be referred to a key group of people in the organization, key group of people in the organization who are in charge
who are in charge of entities' business affairs. Who are in charge of entities' business affairs. मतलब ऐसे लोग जो बिजनेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, एक्टिविटीज है, उनके लिए क्या है, जिम्मेदार लोग हैं, रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। कुछ नहीं, सेम बात है। पॉइंट नंबर ए में प्रोसेसेस थे, वो सारा एग्जीक्यूट करने वाला जो लोग है ना, वो भी मैनेजमेंट है। एंड ये सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना भी क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट क्लियर टू यू? एक रिक्वेस्ट अब शांति से, आपको 2 मिनट ना मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी में 3 पॉइंट लिखे थे और नोट लिखा था, वापस से पढ़ो एक बार शांति से, और थोड़ा पानी पीते जाओ। ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग दिस लेक्चर, ठीक है? च्युइंगम विंगम रखो साथ में, आंवला, जो भी, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, योर चॉइस, ठीक है? जुमा केसरी के अलावा कुछ भी चलेगा, एनीथिंग एल्स इज फाइन। कीप योर माइंड लिटिल बिट अवेक, दैट्स इट। अगर आप सुन लिए, सर्वाइव कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। अब क्या करेंगे, 2:30 का स्लॉट में फंस गया मैं यार। बहुत लड़ाई हुआ था, तुमको पता नहीं है, स्लॉट्स को लेकर के बाबा। बार्गेनिंग के अंदर थोड़ा पीछे रह गया मैं। एक बार रीड कर लीजिए बच्चों शांति से। इफ यू आर कंफर्टेबल विल प्रोसीड। आगे बढ़े, चलिए राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। ये जो नोट था आपका कंप्लीट हो गया। ये नोट में सिर्फ कुछ नहीं, वर्ड मैनेजमेंट वर्ड समझना था, उसमें 2 सिंपल सी चीज लिखी थी, कुछ नहीं भाई। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस जो आइडियली हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं। जो लोग ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, द key group of people who are in charge of everything in a business, they are also called as management। बेसिक नोट का 2 पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक डेंजरस सेंटेंस है, थोड़ा लिखिए, डिस्कस करेंगे, और उस सेंटेंस को स्टार मार्क करना। उस सेंटेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आईसीआई ने पहले 1-2 बार पूछा हुआ है, वो आगे रिपीट भी हो सकता है। राइट डाउन पॉइंट नंबर डी। हम मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी में ए बी सी लिख चुके हैं, नीचे एक नोट आया था, दैट नोट इज ओवर। नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर डी। स्ट्रेटेजी should be partly proactive. Strategy should be partly proactive and partly reactive. Partly proactive and partly reactive. इधर आईसीआई आपको अपने ट्रू कलर दिखाएगा कि कैसे लैंग्वेज डेंजरस हो सकता है। और जहां जहां लैंग्वेज बहुत आसान होगा ना, मान के चलना वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, उसको मालूम है ये बहुत इजी है, कोई भी ले सकता है। मैनेजमेंट का मीनिंग पे कभी क्वेश्चन नहीं आता। स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। वो अभी स्ट्रैटेजी में क्या पूछेगा, जो आपने सेंटेंस नंबर डी लिखा है ना, उसके ऊपर ही 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, वो सेंटेंस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो सेंटेंस क्या है अपने आप में, नहीं नहीं, क्या होता है उस वर्ड का मतलब जो सेंटेंस आपने लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, देखो जरा एक बार। स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड, थोड़ा धीरे लिखा है। और तुम, एम आई स्पीकिंग फास्ट? आई थॉट मैं बहुत स्लो बोल रहे यार। आई विल ट्राई टू। तुम लिख पा रहे ना, कैचअप कर पा रहे ना उतना स्पीड तो? पक्का ना? ओके। ये सेंटेंस का मतलब समझा क्या आपको कुछ थोड़ा सा, जो आपने पॉइंट नंबर डी लिखा? नहीं, क्या बात करें, तो फर्स्ट चैप्टर का पहला 2-4 पेज चल रहा है यार, बहुत सिंपल है तो। नहीं, यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन, खुद ट्राई करने का आपको? नहीं नहीं, ट्राई करने। अब थोड़ा परेशान करते हैं आपको। इधर यू नो सी ये बॉक्स,
तो दो चीजें मिलेगी, दिख रहा है एक वर्ड प्रोएक्टिव एक्शन, एक दिखेगा रिएक्टिव एक्शन। प्लीज ट्राई। पहला वाला प्रोएक्टिव है, दूसरा वाला रिएक्टिव है। खुद से पढ़ो। लेट्स सी। ऑनलाइन पब्लिक पढ़ो। वो लग रहा होगा छोड़ ही देते हैं यार ये सब्जेक्ट, एफएम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सर 3 बजे का टाइम है। कुछ भी समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा क्या होता है, या तो आया या नहीं आया, बात खत्म है। तो थोड़ा थोड़ा पता है क्या तुम्हारा लॉजिक क्या है? तुमको कुछ बीच बीच के वर्ड समझे होंगे, बराबर है ना? तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझा है, तुम उसके अपने मन में अपना इंटरप्रिटेशन बना के बैठे हो। वो स्कूल में तुम्हारे साथ वैसा हुआ होगा ना, वो इंग्लिश के एग्जाम में ऐसा पैराग्राफ आता था बड़ा है एक, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन आता था कि वो समरी बनाने का उसका, सो वॉट एवर यू अंडरस्टैंड यू पिक इट आउट एंड यू बिलीव इट इज अ समरी, है ना? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई एंड एक्सप्लेन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव क्या बोलता है? इतना मुश्किल भी नहीं है यार, बोलो बेटा। यस। Okay, not bad. Anyone else? Almost right points were there. हाँ बोलो बेटा। ओके okay. परफेक्ट, बराबर है। थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने जानबूझ के ना बहुत ट्रबलिंग लिखा है। लिखा मतलब क्या? कंट्रोल सी कंट्रोल भी, बस वो क्या एक ऑथर से नहीं, मल्टीपल ऑथर रखे सामने, इधर से ये, इधर से ये, इधर से। सुनने का ट्राई कीजिएगा। पहले प्रोएक्टिव रिएक्टिव का बेसिक मीनिंग क्या है, फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों चीज आपको बताता हूं। सुनिए। व्हेन आई से स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव, सोचो। When I'm talking about the word strategy, strategy is a game plan. लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, आने वाले 5 साल के अंदर जो अचीव करना है वो कैसे अचीव करने वाला हूं। सो व्हेन आई मेक अ गेम प्लान, वो बोलते हैं थोड़ा आपको फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोचना चाहिए, इनिशिएटिव लेते हुए ये प्रिडिक्ट करने का ट्राई करना चाहिए कि मे बी आने वाले 5 साल के अंदर, 7 साल में हाउ थिंग्स विल चेंज। मतलब क्यों ना आप चीजों को रिजल्ट होने का वेट करने के बजाय प्रिडिक्ट करने का ट्राई करो। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई टू प्रिडिक्ट कि अगर हम बात करते हैं एआई का, रेलेवेंस ऑफ एआई इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, लेट्स से टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर कितना एक्सटेंट ऑफ इंपैक्ट एआई का अगले 5 साल तक आ सकता है, उसके हिसाब से मैं अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजी बनाऊं ताकि जब उसका इफेक्ट आए आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड।
तब उसका इफेक्ट आया, तब हम आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसका नेगेटिव इंपैक्ट मेरे पे कम आएगा एंड आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड आइडियली टू डील विद द इफेक्ट्स ऑफ दैट सिचुएशन जब भी ये आए. मतलब प्रोएक्टिव इज थिंकिंग लिटिल बिट अबाउट फ्यूचर, पहले से प्लान करके एंड अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना ताकि जब ये सिचुएशन अराइज हो तब हम उसका फायदा उठा पाए और उसका नुकसान हमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव एस्पेक्ट. क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोएक्टिव. मतलब हम पहले से एक्टिव हैं, पहले से सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसे एक्सपेक्ट करते हुए, प्रिडिक्ट करते हुए अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं. तो वो चाहता है जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, उसमें कुछ प्रोएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कुछ प्रोएक्टिव एलिमेंट. मतलब आप पहले से सोच के जा रहे हो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है एंड उसके हिसाब से अपने बिजनेस को पहले से प्रिपेयर करके ट्राई कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव अप्रोच. रिएक्टिव अप्रोच क्या है, दिस इज लाइक अ रेस्पॉन्स. दिस इज लाइक अ रेस्पॉन्स. मतलब एक वर्ड सुना आपने, बिजनेस एनवायरनमेंट. वर्ड सुना आप लोगों ने, बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम करता है उसमें बेसिकली एक एनालिसिस होती है, आपने शायद नहीं सुना होगा, पेस्टल एनालिसिस. कभी वर्ड सुना ये पेस्टल? पेस्टल इज योर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, technological, legal and environmental. These are very big factors जो एक बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. इधर ना हम जब ये अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, जब हम ये अलग अलग फैक्टर्स को क्या करेंगे, एनालाइज, तो पता चलेगा मार्केट में कहां कहां अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कहां कहां क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है. तो मान लो आपने एनालाइज किया बट चीजें वैसे वर्क नहीं कर रही है जैसे आपने सोची थी. लेट्स से थिंग्स हैव टर्न्ड टू बी डिफरेंट. जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, कुछ अलग हो गया. तो उससे डील करने के लिए बच्चे ने सही एग्जांपल दिया. लाइक फॉर एग्जांपल टिल 2019 एंडिंग एंड 2020 स्टार्टिंग हर बिजनेस का अपना अलग स्ट्रेटेजी होगा. एंड देन सडनली समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, दैट इज कोविड. कोविड हुआ तो ठीक, उसने बिजनेस को नहीं पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया. एंड एट दैट टाइम पीपल डिडंट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड. At that time people didn't know how to respond. Do you know at that time एक इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री दुनिया ने मतलब दुनिया में लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया. इट्स कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कौन सा? सप्लाई चेन में. पहली बार लोगों को लगा कि बॉस ऐसा हो सकता है कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज रुक सकता है. द पीपल और जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा बिटवीन कंट्रीज, टैंजिबल गुड्स के बारे में. एंड अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है हम अगर एज अ कंट्री सब कुछ प्योरली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट, तो हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है, हमारे कुछ बिजनेसेस कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम बिजनेसेस एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज हम सबको इंडिविजुअली क्या होने का जरूरत है, सेल्फ रिलायंट होने का जरूरत है. अगर आप नोटिस करो एक चीज शांति से, थिंक अबाउट इट. आफ्टर कोविड नेक्स्ट इलेक्शन जो अपना यूएस का हुआ, ट्रम्प वन and he made everyone ensure that everyone knows that he won. He's doing something or the other every day so that the world is talking about it. बराबर है कि नहीं है? He has that personality. If you think about it, what was his selling point? What was his selling point when he wanted to win the election? Make America great again. बराबर है कि नहीं है? It's actually copy paste of our model. There are studies that reveals this time his set of people have copied everything what Modi ji did years back. I'm not exaggerating. Almost selling same things in a different manner. For example, US is heavily dependent upon China and other countries for manufacturing. What is he saying? We should start manufacturing in America. बराबर है कि नहीं है? सोचो एक डेवलप्ड कंट्री बोल रहा है हमने करना चाहिए. Why? Because when COVID happened, the world realized you need to be self-reliant, not only financially. सिर्फ पैसा होने से क्या थोड़ी काम चलने वाला, बराबर है कि नहीं है? You need to be reliant in other aspects also. Are you understanding? That was the selling point, if you ask me. And from there, slowly, a lot of other episodes happened. That's a different story. But he created a scenario where the majority voting population, I did not say majority, the majority voting population believed he's right. उधर हर किसी को वोटिंग पावर भी तो नहीं है ना, बिकॉज जो बहुत सारा पब्लिक रहता है वो सिटीजन ही नहीं है उस कंट्री का. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एंड मतलब सो समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट आल्सो, डू दे इंपैक्ट बिजनेसेस? यस, एब्सोल्युटली. यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस दैट ही स्टार्टेड स्लैपिंग टैरिफ्स. थोड़ा न्यूज पढ़ा गया आपने
कि ट्रम्प ने रैंडमली टैरिफ डालने शुरू कर दिए, बराबर है कि नहीं है? कंपनीज लाइक एप्पल, एवरीवन जिनका मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है, बराबर है कि नहीं है? मतलब देयर वाज अ जोक, डू यू नो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इट मे हैपन दैट आईफोन विल बी चीपर इन इंडिया एंड इट विल बी एक्सपेंसिव इन यूएस. इट इज लाइक द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड ऑल टुगेदर. जो आपने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया वैसा होगा. मतलब जो एक्चुअली उस कंट्री का कंपनी है, उसका प्रोडक्ट उसके कंट्री में महंगा है, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता है. बात समझ में आया है क्या? ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है, बट जब बिजनेसेस को लगता है कभी कभी थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे वी हैड प्लान, वी नीड टू बी रिएक्टिव. तो स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हैं, आप ये नहीं बोल सकते बॉस ये 5 स्टेप है यही लगाने का है, मैं इसके अलावा कोई चीज को चेंज नहीं करने वाला हूं. दैट अप्रोच मे नॉट वर्क. व्हाट यू शुड बी थिंकिंग इज स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. एट द सेम टाइम अगर मान लो रियल लाइफ में कुछ चीजें बदल जाए, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए, तो शायद हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेटेजी को बदलना भी पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव एक्शन. ये 2 अलग अलग एस्पेक्ट है. घबराओ मत इस लैंग्वेज से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता हूं और धीरे धीरे we'll finish it off. Can we get started? नोटबुक में आइए, आपने पॉइंट नंबर डी देखो क्या लिखा है. स्ट्रेटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. इसको स्टार मार्क कर दीजिए. जहां जहां मैं बोलूंगा एसएम के अंदर आपको कि बॉस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रखिएगा. मतलब वहां पे अलग से आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन रिपीट होगा. आई विल शो यू क्वेश्चंस आल्सो. थोड़ा चैप्टर 1 का कुछ पार्ट खत्म करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. अंडर दिस पॉइंट पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. इसमें 2 चीजें आएंगी. पहला लिखिए प्रोएक्टिव एक्शंस. नंबर 1 प्रोएक्टिव एक्शंस, डैश करके लिखिए. प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स, प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स are used to improve company's market position, are used to improve company's market position and overall financial performance. Market position and overall financial performance. एक मिनट रुक जाओ. अगर हो सके तो रियलिस्टिकली सोचना, ये जो आपने सेंटेंस लिखा है ना, वो एकदम ही यूजलेस है. पढ़ो, सही लिखा है तुमने एग्जाम के हिसाब से, क्यों यूजलेस है सोचो जरा. अरे बाबा, ये जो तुमने 2 चीज लिखी है ना, हमें इंप्रूव करना है क्या, कंपनी का मार्केट पोजीशन, ये तो इन जनरल ऑब्जेक्टिव होता है. तुम भले प्रोएक्टिव हो रिएक्टिव हो, ये तो तुमको हमेशा ही अचीव करना है. तुम चाहते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, अरे वो तो हर बार ही अच्छा होना चाहिए. अरे अंडरस्टैंड, वो दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक्चुअली प्रोएक्टिव होने से अचीव होंगे, कोई कंपल्शन नहीं है. अरे बराबर है क्या? पर क्या है, अब आईसीआई को आंसर चाहिए 4 मार्क के लिए. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स. प्रोएक्टिव रिएक्टिव लॉजिक बराबर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट जब आप सेंटेंसेस पढ़ोगे, ये 2 ही ऑब्जेक्टिव अचीव होता है प्रोएक्टिव होने से, कोई कंपल्शन नहीं है बेटा. बट आई कैन नॉट मेक यू राइट अ थर्ड ऑब्जेक्टिव हियर. उनका एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने मॉड्यूल में बोला 2 ही ऑब्जेक्टिव अचीव होते. बात समझ में आया क्या? अरे डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन ऑडिट एंड लॉ. उधर आपको ये वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड ही नहीं, जनरल वर्ड है, बट जनरल वर्ड भी उनके लिए टेक्निकल है. छोड़ दो, मैं फालतू एक्सप्लेन करने का ट्राई कर. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? दिस इज वेयर द ट्रबल इज इन दिस सब्जेक्ट. अदरवाइज दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्मूथ, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट ये पता होना कि बॉस इधर मुझे ये लिखना पड़ेगा, वही आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल है बेटा. बात समझ में आया क्या? अच्छा अभी आओ, प्रोएक्टिव रिलेटेड इन्होंने देखो क्या बोला, एक बढ़िया 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, समझने का ट्राई कीजिएगा. नंबर ए सेंटेंस क्या बोलता है, हियर मी आउट केयरफुली. एक बढ़िया चीज बोली इन्होंने, दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस. आप जब प्रोएक्टिव सोच रहे हो, प्रोएक्टिव मतलब एक्चुअली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. क्या होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड. तो हमने हिस्ट्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. वी शुड बी थिंकिंग ओनली अबाउट फ्यूचर. वी शुड बी थिंकिंग ओनली अबाउट फ्यूचर. बट ये सेंटेंस जब आप पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा वो आपको पास्ट में लेके जा रहा है. वो सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, वो मेरे को कहां लेके जा रहा है, पास्ट में लेके जा रहा है. पता है वो क्यों लेके जा रहा है?
दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं वो हमेशा एक चीज मान के चलते हैं, अगर मैं एक कंपनी सक्सेसफुल कंपनी रहा हूं तो मेरे सक्सेसफुल होने के पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। और हर बिजनेस को पता होता है आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस और लेट्स से ऑब्जेक्टिव जो भी उनका है कि भाई व्हाट हैज वर्कड इन माय फेवर, मेरे फेवर में क्या चला था ये मुझे पता होगा। हर कंपनी के ओनर्स को पता होगा मे बी आवर प्रोडक्ट क्वालिटी वाज टॉप नॉच। फॉर एग्जांपल जापानीज कंपनीज वर्कड वेल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, because of product quality. Chinese companies today are ruling the world because of they started with pricing. They started with, today it is not just pricing, it is pricing, it is number 2 availability. Their products are made available across the world, easy access है। तीसरा चीज quantity, they can provide you whatever quantity you want and at the same time quality today। आप कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो, आज चाइनीज प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना खराब नहीं है जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। रादर यू विल बी शॉक्ड, चाइना इज द कंट्री इट सेज माय क्वालिटी इज नॉट बैड, योर ऑर्डर इज बैड। मतलब आई कैन मैन्युफैक्चर अ सोफा सेट 1 million क्वांटिटी, 10 million क्वांटिटी, यू टेल मी हाउ मच क्वांटिटी यू वांट एंड यू टेल मी एट व्हाट प्राइस यू वांट। तुम बोलेगा मेरे को ये सोफा मेरे को 1 लाख में चाहिए, मैं उस 1 लाख के हिसाब से क्वालिटी देगा। तू मेरे को बोली इसके लिए 5 लाख पे करने को तैयार है, आई विल गिव यू क्वालिटी विच इज ऑफ 5 लाख वर्थ। मतलब वो क्वालिटी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चेंज कर रहा है। यू डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इट एक्चुअली हैज मार्केट्स, ह्यूज मार्केट्स, जहां पे लिटरली आपको सेम 10 कैटेगरी के प्रोडक्ट 10 अलग अलग फैक्ट्री में जितने चाहिए उतने प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। इट इज लाइक यू आर डिफाइनिंग कि प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा होना चाहिए। दे आर सेइंग वी आर highly customizable country, you tell us what you want, we will manufacture and give it to you। हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग लाइंस आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हम जो ओरिजिनल परसेप्शन ले रहे थे क्वालिटी अच्छा हुआ जापान फॉर एग्जांपल और प्राइसिंग अच्छा चाहिए चाहे, नो, चाइना इज वे अहेड ऑफ दैट गेम टुडे। वो बोलता है वो सब तो हमने स्टार्टिंग के लिए किया था, आज हमको उससे कोई फर्क। तो व्हेन आई से प्रोएक्टिव एस्पेक्ट, वो क्या बोल रहा है, आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आज तक आपके बिजनेस में पहले क्या सक्सेसफुली काम किया है। हो सकता है प्रोएक्टिव सोचते हुए अभी भी थोड़ा बहुत हेल्प किसका लेना चाहिए, हिस्ट्री का लेना चाहिए, पास्ट का लेना चाहिए। रीड पॉइंट नंबर ए विथ मी, अ कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी फ्लोज फ्रॉम बोथ, कैन यू सी वर्ड, previously initiated actions, पुराने actions and business approaches that are working well enough। मतलब पुराने decisions जो अभी तक क्या कर रहे हैं, बराबर से काम कर रहे हैं, as well as can you see word newly initiated, can I say दोनों का combination बोल रहा है ये। हिस्टोरिकली क्या सही हुआ है वो भी लेके चलो एंड क्या नया आपने एलिमेंट ऐड करना चाहिए उसको भी आप साथ में लेके चलो। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक्चुअली में बेटर स्ट्रेटेजी बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आया क्या? लास्ट में देखो आखिरी बात तो सेम ही है, अल्टीमेटली क्या करना है, वी हैव टू स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। कहने से तो दोनों सेम ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है। पहला जो आपने पहला सेंटेंस लिखा है वही दोनों ऑब्जेक्टिव वापस रिपीट कर दिया उसने पूरा का पूरा। कहना इसे उसने क्या बोला, आपका जो डिसीजन है दोनों एस्पेक्ट का क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। एक लास्ट सेंटेंस लिखिए, क्लोज करेंगे। प्रोएक्टिव एक्शन में डैश करके आपने एक सेंटेंस लिख दिया ऑलरेडी, बराबर है, फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करो, उसी में कंटिन्यू करो, इट विल बिकम अ पैराग्राफ। बिजनेस मैनेजर्स कैन चूज both previously initiated actions, can choose both previously initiated actions or business approaches, previously initiated actions or business approaches that are still working well, that are still working well and newly initiated managerial actions and newly initiated managerial actions
while designing the strategy. Newly initiated managerial actions while designing the strategy. मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच बोलता है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, एक जो पहले से करते आए हैं और आज भी बराबर काम कर रहा है, एंड दूसरा न्यू अप्रोचेस दैट यू बिलीव आपको आपके बिजनेस में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. अब इसमें प्रॉब्लम यही था, ये जो आपने 4 लाइन लिखी है, ये 4 लाइन बराबर से पिक करना, समझना. यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर पार्ट, यू जस्ट हैव टू स्मार्टली पिकअप कि यहां से ये पार्ट पिक करने का जरूरत है, यहां से ये पार्ट पिक करने का जरूरत है, एंड दिस इज हाउ यू फ्रेम एन आंसर दैट इज एबल टू जस्टिफाई आईसीआई का मार्क्स देने का मैकेनिज्म. वही एक चीज इस सब्जेक्ट में जो थोड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है. कुछ कुछ पार्ट ऐसा आएगा चल लैंग्वेज हमें थोड़ा क्या करेगा, ट्रबल करेगा, उसे थोड़ा 1-2 बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, एक आध बार खुद से लिखिएगा. टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस वन क्वेश्चन अराउंड दिस, ताकि आपको थोड़ा ये बेहतर समझ में आए. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? पक्का? बहुत बेसिक से शुरुआत किया है, कल हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. आर वी गुड? थैंक यू. आई विल सी यू टुमारो. यू कैन कलेक्ट द बुक्स फ्रॉम ऑफिस बेटा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी ऑडिट एसएम दोनों के बुक्स डिस्पैच होने शुरू हो चुके हैं, जल्दी ही मिल जाएंगे. इवन सीरियल की एंड ऑल मोस्टली आपको ईमेल आ चुका होगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस एज सुन एज आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ होगा. बट हाँ, डोंट वरी अबाउट दिस, स्टाफ विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट. That's all. Face to face students, बेटा आप भी बुक्स कलेक्ट कर सकते हो ऑफिस से whenever you have time. Thank you. Thank you online students. Have a good day. I'll see you tomorrow. Bye.